कथावाटी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा राष्ट्रपति टॉपिक चल रहा था। हमें कम से कम 15 या 20 दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें देख लेते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या क्या देख लिया था। अभी तक हमने जो राष्ट्रपति से जुड़े हुए अनुच्छेद हैं उनमें 54, 55, 56 और 58 यह अनुच्छेद देख लिए हैं। 54 निर्वाचक मंडल, निर्वाचन प्रणाली, कार्यकाल और 58 है वह हमने सबसे पहले देखा था राष्ट्रपति की योग्यताएं। 56 के अंदर हमने राष्ट्रपति का कार्यकाल देखा था। 54 और 55 में हमने निर्वाचन मंडल और निर्वाचक प्रणाली देख ली थी। आज हम जो इस क्लास में देखेंगे वो 57 अनुच्छेद 57 देखेंगे, 59 देखेंगे, 60, 61, 62, 65, 70, 71 और 361। पिछली क्लास तक हमने राष्ट्रपति से जुड़े हुए 4 जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे वो देख लिए। आज हम राष्ट्रपति से जुड़े हुए जो अन्य अनुच्छेद हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आज की क्लास में हम 57, 59, 60, 61, 62, 65, 70, 71 और 361 जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 57 से शुरू करते हैं। देखिए अनुच्छेद 57 है वह क्या है हमने पढ़ा था। जो हमने एक जगह अनुच्छेद लिखे थे उनमें भी देखा था। अनुच्छेद 57 के अंदर है पुनर्निर्वाचन की पात्रता। पुनर्निर्वाचन देखिए अनुच्छेद 57 के अंदर राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन की पात्रता दी गई है। पुनर्निर्वाचन की पात्रता से क्या मतलब है कि राष्ट्रपति एक से अधिक बार चुना जा सकता है। एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा भी वह राष्ट्रपति बन सकता है। हमारे संविधान के अंदर यह व्यवस्था की गई है। अमेरिका के संविधान में 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। इसी प्रकार किसी देश के अंदर यह भी है कि एक ही बार वह उस देश का राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन हमारे जो संविधान में है अनुच्छेद 57 में लिखा गया है कि एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। तो एक से अधिक बार क्या कर सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है। अभी तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने 2 कार्यकाल पूर्ण किए हैं। कितने कार्यकाल पूर्ण किए हैं? 2 बार वह राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद से हमारे देश में यह परंपरा हो गई है कि एक बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद दोबारा वह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इस पद के ऊपर रहते हुए 2 कार्यकाल पूर्ण किए हैं। इनके बाद जितने भी राष्ट्रपति आए वह एक बार ही चुनाव लड़े। अब अगला देखिए अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 है राष्ट्रपति पद हेतु शर्तें। राष्ट्रपति पद हेतु शर्तों में क्या है कि जो पहली शर्त क्या है, सांसद या विधायक जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं और वह जीत जाते हैं। ऐसे सांसद या विधायक जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं और वह जीत जाते हैं तो राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण से पहले उन्हें क्या करना होगा, अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। अपने पूर्व पद से क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगर वह त्यागपत्र नहीं देता है, शपथ ग्रहण तक वह त्यागपत्र नहीं देता है, तो जैसे ही उसने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की उनका जो पूर्व पद क्या मान लिया जाता है, समाप्त मान लिया जाता है। तो अनुच्छेद 59 में जो पहली शर्त है राष्ट्रपति के लिए वह क्या है कि ऐसे सांसद या विधायक जो राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगे तो उन्हें अपने पूर्व पद से क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। मतलब सांसद या विधायक
के पद से क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर वह इस्तीफा नहीं देते हैं शपथ ग्रहण तक, तो जैसे ही वह राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगे तो शपथ ग्रहण के साथ ही उनका क्या है, जो पूर्व पद है वह क्या मान लिया जाएगा, समाप्त मान लिया जाएगा, रिक्त मान लिया जाएगा। अब दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है राष्ट्रपति पद के लिए कि जो दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची में निर्धारित वेतन राष्ट्रपति को दे होगा। ध्यान दीजिए, पहली शर्त हमने देख ली कि जो सांसद या विधायक है, सांसद या विधायक वह शपथ ग्रहण से पहले उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना होगा, या जैसे ही वह राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगे उनका पूर्व पद रिक्त मान लिया जाएगा। दूसरी शर्त क्या है कि राष्ट्रपति को जो वेतन दे होगा वह दूसरी अनुसूची में वर्णित है उसी के अनुसार दे होगा। और तीसरी जो शर्त है, वेतन राष्ट्रपति के वेतन व परिलाभों में किसी भी प्रकार की क्या नहीं की जाएगी, कटौती नहीं की जाएगी, कटौती नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति को दे वेतन व परिलाभों में किसी भी प्रकार की किसी भी परिस्थिति में कटौती नहीं की जाएगी। यह क्या है, अनुच्छेद 59 के अंदर दिया गया है, और अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता है, और 59 के अंदर राष्ट्रपति पद हेतु ये शर्तें हैं। अब देखिए अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 में क्या है, शपथ है। तो शपथ के बारे में क्या लिखा गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वह उच्च न्यायालय, जो उच्चतम न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। अगर वह उस समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है तो वह वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होता है उसके बाद उसके समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। तो क्या कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, या अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष क्या करेंगे, शपथ ग्रहण करेगा। तो क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रपति अपने पद की शपथ किसके समक्ष ग्रहण करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर वह पद पे ऊपर नहीं है, मतलब उसका पद खाली है, तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष क्या करेगा, शपथ ग्रहण करेगा। अब यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है, नोट, हमने जब अनुसूचियां पढ़ रहे थे तो उस समय देखा था कि तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, सभी पदाधिकारियों के शपथ प्रारूप दिए गए हैं, लेकिन राष्ट्रपति एकमात्र ऐसा पद है जिसका शपथ प्रारूप कहाँ दिया गया है, तो वह अनुच्छेद 60 के अंदर दिया गया है। अनुच्छेद 60 के अंदर राष्ट्रपति पद का क्या दिया गया है, शपथ प्रारूप दिया गया है। शपथ प्रारूप दिया गया है, अनुसूची 3 में नहीं है, तीसरी अनुसूची में 3 में क्या है, नहीं है। तो बस यह ध्यान रखिए आप, अनुच्छेद 60 के अंदर शपथ के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। अगर उसका पद खाली है तो वह उसके बाद जो वरिष्ठतम न्यायाधीश आता है उसके समक्ष अपनी शपथ ग्रहण करेगा। और राष्ट्रपति का जो शपथ प्रारूप है वह अनुच्छेद 60 में ही वर्णित है, मतलब तीसरी अनुसूची में अन्य पदाधिकारियों का शपथ प्रारूप है, राष्ट्रपति का शपथ प्रारूप नहीं है। इसके बाद अनुच्छेद 61 देखेंगे हम।
देखिए अनुच्छेद 61 बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार प्रश्न आते हैं तो हमें ध्यान से देखना है। अनुच्छेद 61, सबसे पहले तो अनुच्छेद 61 में क्या है, तो महाभियोग, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया है वह दिया गया है। महाभियोग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट, महाभियोग जो पूरे संविधान है हमारा, उसके अंदर सिर्फ राष्ट्रपति पद के लिए ही महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है। बाकी जितने भी पद हैं उनके लिए महाभियोग शब्द, इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो महाभियोग शब्द सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे कि केवल राष्ट्रपति के लिए, केवल राष्ट्रपति के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या प्रयोग किया गया है? जो महाभियोग शब्द है या इम्पीचमेंट शब्द है, संविधान के अंदर, पूरे संविधान में केवल राष्ट्रपति के लिए ही क्या लिया गया, प्रयोग किया गया है। अब महाभियोग की प्रक्रिया कैसे चलेगी, तो सबसे पहले महाभियोग कब लाया जा सकता है, तो संवैधानिक कदाचार, संवैधानिक कदाचार, या इसको हम आसान भाषा में क्या बोल सकते हैं, संविधान का उल्लंघन। देखिए अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले संवैधानिक कदाचार या संविधान का उल्लंघन करने पर ही क्या लाया जा सकता है, महाभियोग लाया जा सकता है। महाभियोग कहां लाया जा सकता है, तो लोकसभा या राज्यसभा, दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। इन दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और किस प्रकार लाया जा सकता है, तो 1/4 सदस्यों की, 1/4 सदस्यों की सहमति से। एक बटा 4 सदस्यों की सहमति से लोकसभा या राज्यसभा, इनमें से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है, तो 1/4 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। और 14 दिन की पूर्व सूचना, 14 दिन की पूर्व सूचना किसको, राष्ट्रपति को। जिसके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है उसको 14 दिन की पूर्व सूचना देना आवश्यक है और 1/4 सदस्यों की सहमति आवश्यक है और किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जिस सदन में यह पहले लाया जाएगा उसके कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत। देखिए सबसे पहला तो क्या होगा, संवैधानिक कदाचार किया हो तो क्या लाया जा सकता है, महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में लाया जाए या राज्यसभा में, लेकिन उस सदन के 1/4 सदस्यों की सहमति आवश्यक है और 14 दिन की पूर्व सूचना जिसके खिलाफ लाया जा रहा है उसे देना आवश्यक है। इसके बाद कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ठीक है, कुल सदस्य हैं, उस सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। पारित होने के बाद यह दूसरे सदन में जाएगा। अगर लोकसभा में पहले आया था तो राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में पहले लाया गया तो लोकसभा में जाएगा, तो दूसरे सदन में जाएगा। दूसरे सदन में क्या है, राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने की क्या दी जाती है, जो उसके ऊपर जो संवैधानिक कदाचार के आरोप लगाए गए थे उनकी जांच होती है। दूसरे सदन में क्या किया जाता है, सबसे पहले जांच की जाती है, आरोपों की जांच की जाती है। आरोपों की जांच होने के बाद राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने के लिए स्वयं उपस्थित होकर या उसके किसी प्रतिनिधि, तो राष्ट्रपति उस सदन में स्वयं भी उपस्थित हो सकता है, स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष क्या रख सकता है, पक्ष रख सकता है। ठीक है, तो दूसरे सदन में जांच होगी आरोपों की। जांच सही पाए जाने पर
राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होकर या प्रतिनिधि के माध्यम से क्या है अपना पक्ष रखने की छूट दी जाती है। इसके बाद क्या होता है, इस सदन में भी कितने सदस्यों का 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित होने के बाद महाभियोग पारित मान लिया जाता है और राष्ट्रपति अपने पद से क्या हो जाता है, राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त हो जाता है, मतलब राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। तो एक बार फिर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार प्रश्न आते हैं। तो अनुच्छेद 61 में क्या दिया गया है, महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत लाया जा सकता है। ठीक है, केवल राष्ट्रपति पद के लिए ही महाभियोग शब्द, इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा, संवैधानिक कदाचार या संविधान का उल्लंघन करने पर ही महाभियोग लाया जा सकता है, अन्य किसी भी परिस्थिति में महाभियोग नहीं लाया जा सकता। केवल संवैधानिक कदाचार या संविधान का उल्लंघन करने पर ही महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब यह जो महाभियोग प्रस्ताव है, यह लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है और उस सदन में लाने के लिए उस सदन के 1/4 सदस्यों की सहमति आवश्यक है और 14 दिन की पूर्व सूचना जिसके ऊपर लाया जा रहा है उसे देना आवश्यक है। फिर इसके बाद जिस सदन में यह लाया गया है उस सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से इसे पारित होना आवश्यक है। इसके बाद यह दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन में आरोपों की जांच होती है। जांच के बाद राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होकर या उसके प्रतिनिधि के माध्यम से क्या किया, अपना पक्ष रखने की छूट है। और इसके बाद अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो क्या किया जाता है, उस सदन में भी इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। इसके बाद जैसे यह दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद रिक्त मान लिया जाता है। अब देखिए, बहुत बार यह प्रश्न आता है कि जो महाभियोग प्रक्रिया है वह कैसी प्रक्रिया है, तो यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक। तो जो महाभियोग प्रक्रिया है वह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो यह था महाभियोग। अब देखिए अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 62 में क्या दिया गया है, तो आकस्मिक पदरिक्ति की दशा, आकस्मिक अनुच्छेद 62 के अंदर आकस्मिक पदरिक्ति की दशा दी गई है। आकस्मिक पदरिक्ति कैसे हो सकती है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर, त्याग पत्र देने पर, इसके बाद महाभियोग पारित होने पर, महाभियोग पारित होने पर एवं देखो मृत्यु, त्याग पत्र या महाभियोग पारित होने पर या चुनाव अवैध घोषित होने पर, चुनाव अवैध घोषित होने पर। तो यह 4 प्रकार हैं। इस प्रकार से आकस्मिक पदरिक्ति हो सकती है। तो राष्ट्रपति की अनुच्छेद 62 के अंदर राष्ट्रपति की आकस्मिक पदरिक्ति की दशाएं दी गई हैं, आकस्मिक पदरिक्ति की दशाएं। तो आकस्मिक पदरिक्त कैसे हो सकता है, अगर राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, या राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग पारित हो जाए, या चुनाव अवैध घोषित हो जाए। तो इस प्रकार से यह वो दशाएं हैं जो पदरिक्त हो सकता है। तो अगर इन दशाओं के कारण पदरिक्त हो गया राष्ट्रपति का, तो क्या होगा, आने वाले 6 माह में, आने वाले पदरिक्ति की तिथि से 6 माह, पदरिक्ति की तिथि 6 माह, 6 माह के अंदर चुनाव आवश्यक है।
चुनाव करवाने आवश्यक हैं। देखिए, अगर अनुच्छेद 62 के अंदर आकस्मिक पदरिक्ति की दशाएं दी गई है, आकस्मिक पदरिक्त मृत्यु से, त्यागपत्र से, महाभियोग पारित होने या चुनाव अवैध घोषित होने पर हो सकती है। इन दशाओं में अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो पदरिक्ति की तिथि से 6 माह के अंदर चुनाव करवाने आवश्यक है। राष्ट्रपति पद के दोबारा चुनाव करवाने आवश्यक है कितनी तिथि में? 6 माह के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से चुना गया राष्ट्रपति शेष अवधि के लिए नहीं बल्कि पूरे 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। पूरे 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। यह भी हमें ध्यान रखना है कि आकस्मिक पदरिक्त होने पर 6 माह के अंदर अंदर चुनाव करवाने आवश्यक हैं और इस प्रकार से चुना गया राष्ट्रपति शेष अवधि के लिए ना चुना जाकर पूर्ण 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो अनुच्छेद 62 के अंदर यही दिया गया है, पदरिक्ति की दशाएं बताई गई हैं और पदरिक्त होने के बाद 6 माह के अंदर चुनाव करवाने आवश्यक हैं और इस प्रकार से चुना गया राष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, ना कि शेष अवधि के लिए। बस हमें यही ध्यान में रखना है। इसके बाद है अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 में दिया गया है, देखिए जो अनुच्छेद 65 है उसमें दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, पद रिक्त होने पर उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन राष्ट्रपति करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 65 में सिर्फ इतना ही दिया गया है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसके कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। यह अनुच्छेद 65 के अंदर दिया गया है। अगर किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद क्या है? खाली हो जाता है, तो जो उसके कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा, यह अनुच्छेद 65 में कहा गया है। अब देखिए अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 के अंदर क्या कहा गया है? अगर राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति अगर ये दोनों ही पद क्या हो? दोनों पद खाली हो। ठीक है, राष्ट्रपति का पद भी खाली हो और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो, तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो उसके लिए संसद विधि बनाकर निर्धारित करेगी। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों ही पद खाली हो तो उनका कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो इसके लिए संसद विधि बनाकर निर्धारित करेगी कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों ही पद खाली होने पर कौन राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। इसके बाद देखिए, वर्तमान में राष्ट्रपति संसद द्वारा कौन सा अधिनियम बनाया गया? तो राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 बनाकर क्या कहा गया है कि अगर दोनों ही पद खाली हों तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। अगर मुख्य न्यायाधीश का पद भी खाली है तो कौन करेगा? तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। अब देखिए
अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही पद खाली हो तो संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह कानून बनाकर निर्धारित करे कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। तो इसके लिए वर्तमान के अंदर राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 संसद के द्वारा बनाया गया है और उसमें कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। अगर मुख्य न्यायाधीश भी पद पे नहीं है तो उसके बाद जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वह राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। देखिए अभी तक एक बार ये दोनों पद खाली रहे हैं और उस समय एम हिदायतुल्ला एकमात्र ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र ऐसे न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन किया। वो कौन है? एम हिदायतुल्ला। और कब से कब तक? तो 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 तक इन्होंने राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया। ठीक है, एकमात्र ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश जिसने राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया या राष्ट्रपति पद के ऊपर रहे तो वो थे एम हिदायतुल्ला। यह 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे या राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया। किस अधिनियम के तहत? तो राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के तहत यह राष्ट्रपति के पद का क्या किया? इन्होंने निर्वहन किया। क्यों किया? क्योंकि दोनों ही उस समय राष्ट्रपति भी पद पे नहीं था और उपराष्ट्रपति भी पद पे नहीं था, इसलिए इन्होंने राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन किया। इसके बाद देखिए 70 हमारा हो गया है। अब अनुच्छेद 71 है। अनुच्छेद 71 तो राष्ट्रपति से जुड़े हुए हमने कौन कौन से अनुच्छेद देख लिए? 57, 59, 60, 61, 62, 65 और 70 देख लिए। अब हमारे दो बच्चे हैं 71 और 361। तो 71 के अंदर क्या कहा गया है? तो कुछ दशाएं दी गई हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करेगा? विवादों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय करेगा। देखिए अनुच्छेद 71 के अंदर चार चीजें दी गई हैं। तो पहली चीज क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा कौन करेगा? तो वह सर्वोच्च न्यायालय करेगा। संबंधित विवादों का सर्वोच्च न्यायालय, उसके अंदर विवादों का जो निपटारा है वह सर्वोच्च न्यायालय करेगा। दूसरा है कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव अवैध घोषित कर दिया जाता है तो उस तिथि में, चुनाव अवैध घोषित होने से पहले की तिथि में जो भी कार्य राष्ट्रपति करेगा वह कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे। अगर निर्वाचन क्या कर दिया जाता है? निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाता है, निर्वाचन अवैध घोषित होने पर राष्ट्रपति द्वारा उस तिथि में किए गए कार्य, उस तिथि में किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे, अवैध नहीं होंगे। देखिए अनुच्छेद 71 के अंदर दूसरी बात क्या कहा गया कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव अवैध घोषित कर दिया जाता है कि राष्ट्रपति गलत तरीके से या अवैध तरीके से क्या हुआ है? निर्वाचित हुआ है, तो उस समय राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य क्या है? अवैध घोषित नहीं होंगे। और तीसरा क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित
निर्वाचन से संबंधित, ध्यान दीजिए तीसरा पॉइंट क्या है अनुच्छेद 71 के अंदर कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रक्रिया का निर्धारण कौन करेगा? संसद विधि बनाकर करेगी। प्रक्रिया का निर्धारण संसद विधि बनाकर करेगी। और चौथा क्या है? चौथा है कि अगर निर्वाचक मंडल में कोई पद खाली हो, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में कोई पद खाली हो तो राष्ट्रपति का चुनाव क्या है? स्थगित नहीं किया जाएगा, तो चुनाव स्थगित नहीं होगा। तो अनुच्छेद 71 में 4 बातें दी गई है। पहली क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद हो तो उसका निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है। दूसरा है निर्वाचन, जो राष्ट्रपति का चुनाव है अगर उसे अवैध घोषित कर दिया जाता है तो उस तिथि में किए गए अवैध घोषित होने की तिथि से पहले तक जो कार्य उस राष्ट्रपति ने किए हैं वह कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे। तीसरा है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रक्रिया का निर्धारण कौन करेगी? तो संसद विधि बनाकर करेगी। यह शक्ति संसद को प्राप्त है। और चौथा है निर्वाचक मंडल, अगर चुनाव से पहले निर्वाचक मंडल का कोई पद खाली हो, ठीक है, किसी सदस्य का पद खाली हो, तो ऐसी स्थिति में क्या है? चुनाव स्थगित नहीं होंगे। राष्ट्रपति के चुनाव स्थगित नहीं होंगे चाहे निर्वाचक मंडल में स्थान खाली हो। तो अनुच्छेद 71 में ये 4 बातें कही गई हैं। अब आज की क्लास का हमारा जो अंतिम टॉपिक है वह है अनुच्छेद 361। देखिए अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार दिए गए हैं। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार दिए गए हैं। देखिए पहला तो है राष्ट्रपति अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय, राष्ट्रपति अपने द्वारा किए गए कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के समक्ष किसी भी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। देखिए सबसे बड़ा विशेषाधिकार तो राष्ट्रपति का क्या है कि राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए जो भी कार्य करता है, राष्ट्रपति द्वारा अपने पद पर रहते हुए किए गए कार्य के लिए राष्ट्रपति किसी भी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं है। मतलब राष्ट्रपति के किसी भी कार्य के लिए उसे न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। दूसरा विशेषाधिकार क्या है? किसी भी न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट तो दूसरा क्या है? किसी भी न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं किया जा सकता। दूसरा विशेषाधिकार यह है। तीसरा विशेषाधिकार है राष्ट्रपति का कि फौजदारी मामलों में राष्ट्रपति के विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकता।
लाया जा सकता। तीसरा विशेषाधिकार क्या है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध फौजदारी मामलों में किसी भी प्रकार का वाद कहीं भी नहीं लाया जा सकता है। और चौथा विशेषाधिकार क्या है, तो चौथा विशेषाधिकार है अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध दीवानी मामले लाए जाते हैं, दीवानी मामले, तो दीवानी मामले लाने से पहले भी क्या है, 60 दिन का नोटिस देना आवश्यक है राष्ट्रपति को। चौथा विशेषाधिकार यह है कि दीवानी मामलों में 60 दिन पूर्व सूचना के बाद ही दीवानी मामले लाए जा सकते हैं। 60 दिन पूर्व सूचना आवश्यक। देखिए अनुच्छेद 361 के अंदर राष्ट्रपति के विशेषाधिकार दिए गए हैं। राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों में क्या है, तो पहला विशेषाधिकार क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्यों के लिए राष्ट्रपति किसी भी न्यायालय के समक्ष क्या है या प्रति उत्तरदायी नहीं है। दूसरा विशेषाधिकार है किसी भी न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया जा सकता। यह राष्ट्रपति का दूसरा विशेषाधिकार है। कहाँ दिया गया है, तो अनुच्छेद 361 के अंदर दिया गया है। तीसरा है कि फौजदारी मामलों में राष्ट्रपति के विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकता, मतलब राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी प्रकार के फौजदारी मामले दर्ज नहीं किए जा सकते। और चौथा है अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई दीवानी मामला बनता है तो उसे 60 दिन की पूर्व सूचना देना आवश्यक है। बिना 60 दिन की पूर्व सूचना के किसी भी प्रकार का दीवानी मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। तो यह राष्ट्रपति के विशेषाधिकार थे। तो आज हमने राष्ट्रपति से जुड़े हुए कौन कौन से अनुच्छेद देखे, अनुच्छेद 57 देखा, 59 देखा, 60, 61, 62, 65, 70, 71 और 361। जो अगली क्लास है हम उसके अंदर राष्ट्रपति की शक्तियां बची हुई हैं, 5 प्रकार की शक्तियां हैं वो पढ़ेंगे। कार्यपालिका शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, विशेष शक्तियां हैं, कुछ इस प्रकार से हम अगली क्लासों में देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।